सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। तारीख पर तारीख बदलती रही, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में गुजरकर बात सालों तक पहुंच गई, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी आज भी एक पहेली बनी हुई है। इस हवाले से कभी मरियम नवाज शरीफ, तो कभी एहसन इकबाल, तो कभी शाहिद खान अब्बासी और कई लीगी रहनुमा लाइल्मी का इजहार करते रहे, तो कभी नवाज शरीफ की चोट पर वापसी की तारीखें देते रहे। जरा देखिएगा इस क्लिप में। कहाँ है कायद मुस्लिम लीग नून साहब आप? कहाँ है मियां नवाज शरीफ साहब आप? अब तो आपके भाई की हुकूमत है, नून लीग की सीनियर क़यादत विफाक में बैठी है। अब तो आपकी तबीयत भी ठीक है, प्लेटलेट्स भी पूरे हैं। कभी लंदन, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई आ जा भी रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि आपको तो तबीयत ठीक होते ही पाकिस्तान वापस आना था। आपके भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जामिन थे। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप अदालत से तिबी बुनियादों पर बाहर भिजवाया गया आपको। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी बन चुकी है, इंतकामी सियासत भी की जा रही है, ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, मगर आप हैं कि चौथी बार वज़ारत उज़्मा के दावेदार हैं, मगर पाकिस्तान में कहीं आपका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, आप वापस नहीं आ रहे। जिस पीडीएम हुकूमत से आपकी जमात के पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो इसी बात पर खुश हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। हालांकि मुल्की मईशत के साथ मुआशी पाबंदियाँ, करेंसी को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के, सनतों की बंदिश के सारे नाकाम तजर्बे ये पीडीएम सरकार करती रही, और अब पिछली हुकूमत पर सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो लगा कर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। और क्या क्या इल्ज़ामात हैं, खुद ही ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क की सियासत बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इत्तेहादी हुकूमत की रुखसती का वक्त करीब आता जा रहा है और जहां तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में जीत अपने नाम करने के लिए कमर कस ली है, वहीं पर सियासी पार्टियां निगरां सेटअप में भी अपने अपने हिस्से के हुसूल के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। उधर नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से दुबई में डेरे डाल लिए हैं, जहां निगरां सेटअप के मामलात समेत अहम सियासी अमूर पर बैठकें जारी हैं। और वैसे तो निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों की गूंज भी सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक 6 नाम तय नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तक ये तय नहीं हुआ कि निगरां हुकूमत का दौरानिया 60 दिन का होगा, 90 दिन का होगा या इससे ज़्यादा का भी होगा। इसलिए इंतखाबात कब होंगे और इस सवाल का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ हो गया है, इंतखाबात से पहले वाली गहमा गहमी हलचल भी शुरू हो गई है, जिसे देखकर लगता यह है कि इंतखाबात का जो बिगल है वो वाकई बच चुका है। और वो सियासी जमातें जो पीडीएम और इत्तेहादी जमात की सूरत में हुकूमत का हिस्सा थीं, अब आमने सामने भी हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ निगरां वज़ीर आज़म के लिए जब इसहाक डार का नाम गर्दिश किया, तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके फौरी बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा की जानिब से इसकी तरदीद भी सामने आ गई। और आज हुकूमत ने निगरां सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए अरकान को एतमाद में लिए बगैर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम पेश कर दी, जिस पर इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरामीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम पेश की गई, और इन दस्तावेज़ के मुताबिक जो हुकूमत है उसने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में मजीद तरामीम का फैसला किया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में शामिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट की शिक को मुश्तरका इजलास से मुस्तरद कराने और बिल में इजाफी तरामीम शामिल करके कानून साजी की कोशिश की जा रही है। बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरां हुकूमत की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा भी हो सकेगा। अच्छा, ऐवान में ये बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम से मुतालिक आज कानून साजी की जा रही है, जिस पर अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर किसी भी कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सारे सियासी मंजरनामे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा नासिर साहब, अगर शरीफ ख़ानदान से कोई वज़ीर आज़म बनता है तो क्या निगरां सेटअप न्यूट्रल कहलाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अभी तो ये एक सिर्फ ख़बर है जो आई है इसहाक डार साहब के लिए, हालांकि इस पर किसी तरह से कोई मशावरत नहीं हुई, ना ही कोई इस पे बात हुई है। ये एक
वैसे ही खबर ही कह लें, इस वक्त तक तो ये है। लेकिन इसाक डार साहब की शख्सियत पे वैसे कोई एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं है, लेकिन जब निगरान सेटअप हो और केयर टेकर तरीक जब आते हैं इलेक्शंस के लिए, तो वो ज़ाहिर है ऐसे होने चाहिए कि जिनका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इशू हमारी मईशत का है और फिर IMF के जो इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से अगर कोई नागुज़ीर हो जाए तो फिर तो इसाक डार साहब को कर देना चाहिए, अदरवाइज़ निगरान सेटअप बिल्कुल पॉलिटिकल होना चाहिए। अच्छा शाह साहब, नून लीग के अंदाज से ये लगता है कि वो अगली हुकूमत अपनी बनाने की कोशिशों में है, जबकि आप बिलावल साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, हमेशा आप लोग कहते हैं कि वही वज़ीर आज़म होंगे। अब ऐसे में जो इत्तेहाद है वो कैसे चलेगा? देखें, ये सबकी कोशिश होगी और वज़ीर आज़म हमारी दुआ तो यही है कि इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे, लेकिन ये फ़ैसला होगा जो नशस्तें आएंगी इलेक्शन में उसके ऊपर। जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होगी वो वज़ीर आज़म होगा, और जो मौजूदा मुल्की हालात हैं इसमें सबको मिलकर चलना चाहिए। और अगर इस बात पे लीडरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, मौलाना फजल रहमान साहब या दीगर जो अकाबरीन हैं, कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला करते हैं तो वो सबको कबूल होगा। लेकिन चाहते तो हमें चेयरमैन बिलावल के लिए, ज़ाहिर है नून लीग वाले अपने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या हमारी बहन मरीम नवाज़ साहिबा के लिए चाह रहे होंगे, तो ये तो ज़ाहिर है हर कोई अपनी बात कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये इसाक डार साहब का नाम, फिर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम, ये कि निगरान सेटअप को तूल देने के इंतजाम तो नहीं है कि एक्सटेंड हो जाएगा? हमें बड़ी उम्मीद है कि कोई सेटअप जो आएगा निगरान, ये ज़्यादा अरसे तक नहीं होगा। जो आइन में लिखा हुआ है, अगर टाइम पे तहलील होती हैं असम्बलियाँ तो 60 दिन, और अगर 1-2 दिन पहले होती हैं तो 90 दिन, तो इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो। ठीक है। अच्छा नासिर शाह साहब, ये जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत जाते जाते 7.5 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर गई है, और ये जो 1 यूनिट 36 से 65 रुपये पड़ेगा, तो हज़ारों का बिल, महंगाई का नया तूफान आएगा। क्या लोग फिर भी आप लोगों को वोट देंगे? देखें, ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। मौजूदा जो हुकूमत है, जो अलाइंस है, वो पाकिस्तान को सबसे अहम समझता है और उसके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है और सियासत बाद में है। अगर वो अपनी सियासत कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं कि मुल्क की जो सालमियत के लिए इस वक्त ये फ़ैसले, ये मुश्किल फ़ैसले, ये अनपॉपुलर फ़ैसले नागुज़ीर हैं, अगर ये ना किए जाएं तो आपने देखा कि जो IMF के साथ सिलसिला है या दीगर ममालिक हैं उनके साथ वो इसी से मशरूत है कि जो IMF का प्रोग्राम है। और ये IMF का प्रोग्राम कोई मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया, ये वो जो नाअहल PTI की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने इस तरह की सख्त तरीन शराइत पर ये एग्रीमेंट किया था, जो बहालत मजबूरी मौजूदा जो हुकूमत है, जो अलाइंस है, वो उसको कर रहा है। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, वो अपनी सियासत तो कुर्बान कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो इस बात का इदराक हमारी आवाम को ज़रूर होगा। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है और वो अपना फ़ैसला करेगी, और मैं समझता हूँ कि बेहतर फ़ैसला होगा और जो मौजूदा अलाइंस है वही कामयाब होगा। अगर वो अलहदा से भी इलेक्शन लड़ते हैं तो हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वाज़ह अक्सरियत से कामयाब। अच्छा, एक और चीज़ ये देखिए ना शाह साहब, आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए, और पंजाब हुकूमत 2.5 अरब रुपए से जो कमिश्नरों के लिए ये जो नई डबल कैबिनेट खरीद कर दे रही है, अब इससे इलेक्शन नताइज तो शायद अच्छे हो जाएं, लेकिन आवाम की नज़र में शाह साहब ये जो सियासत में ये क्या मतलब, ये अजीब रुसवाई होगी ना, आप मजम्मत तो करेंगे ना कि ये इंतज़ामी फ़ैसले हैं और 2.5 अरब एक खतीर रकम ज़रूर है, लेकिन अगर आप इन अफसरान से अगर काम लेना चाहते हैं तो उनको गाड़ियां तो आपको देनी होगी, और अगर वहाँ पे गाड़ियां नहीं ली गई तो
वो ज़रूरी हैं और एक सिलसिले को चलाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तनकीद तो की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हों उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़, ये जो साबिक इलेक्शन थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से अवाम ने अपने हलकों में वोट मांगने वालों की वीडियो बनाई, उनकी तजलील की, तो क्या इस बार हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि वही एक्शन रिप्ले देखेंगे मैं नहीं या इससे भी बढ़कर कुछ और? वो जो सियासत थी वो बदतमीज़ी वाली, बदतहजीबी वाली, वो पीटीआई की सियासत थी, जिसका अंजाम सब ने देख लिया कि वो कहाँ तक पहुँची। वो जो जहर घोला गया था नौजवानों के जहनों में, लोगों के जहनों में, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके जहनों में, जिसका शाखसाना फिर 9 मई को सब ने देखा और उसके बाद भी देखा जो कुछ हो रहा है। तो अब वो पॉलिटिक्स को, उस तरह की तर्ज सियासत को लोगों ने धुतकार दिया है। अब लोग बाशऊर हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। जिसको फैसला करना है वो वोट वाले दिन करे, वो पर्ची का फैसला हो, वो अपना जो भी गुस्सा है या जो कुछ भी है वो वहाँ पे दिखाए और जिसको भी वो समझता है उसको वोट दे, जिससे वो नाला है उसको वोट ना दे। लेकिन ये जो सिलसिला है कि किसी से बदतमीज़ी की जाए, बदतहजीबी की जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा सर, ये सिंध और कराची का जिक्र कर लेते हैं शाह साहब। मुल्क के सबसे बड़े शहर के जो अरकान है उनका पहला इजलास 1 घंटे भी नहीं चल सका है। अजीब बात है। वैसे इब्तिदा ये है तो फिर अंजाम क्या होगा? सबसे बड़े शहर में काम कैसे चलेगा शाह साहब? देखें, इसीलिए हम कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं कि कराची में बहुत मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। और अददी लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो केएमसी में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। इसीलिए हमने हाफिज़ साहब से, जमायत इस्लामी से रिक्वेस्ट की थी कि आएँ, मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। अगर उनके नंबर कुछ कम हैं तो वो डिप्टी मेयर ले लें, अगर उनके नंबर ज़्यादा होते तो मेयर उनका होता, डिप्टी मेयर हमारा होता। वो जो एक अलाइंस की बात कर रहे हैं कि जी हमें पीटीआई की वजह से अददी अक्सरियत हासिल थी, तो देखें पीटीआई के लोगों ने अपना फ़ैसला दिया। उस दिन भी वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनका एक बड़ा ग्रुप जो है वो नाला है इस बात से और वो नहीं चाहते कि किसी को भी वोट दें। और वो जो उस दिन बदमज़गी हुई वो भी आप सब मीडिया वहाँ पे थी, नेशनल मीडिया वहाँ पे था कि वो किसने वहाँ पे बदमज़गी की। जो हमारे मेयर हैं मुर्ज़ा वहाब साहब, उन्होंने तो बड़ी खुश असलूबी से ये सारा इजलास चलाने की कोशिश की, सबको ऑन बोर्ड लिया। वो जो इजलास से पहले एक मीटिंग होती है उसमें सबको बुलाया और उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से, आपने देखा कि न सिर्फ मुर्ज़ा वहाब साहब या हमारे डिप्टी मेयर या उस वक्त जो हमारे दीगर थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या हमारे जो भी एलाइज हैं, वो तो बड़ा अच्छा मुस्बत रवैया था। ये तो जमायत इस्लामी की तरफ से आपने देखा जिस तरह का रवैया रखा गया, जिस पे मुझे हैरत भी है। और वैसे मुझे हाफिज़ साहब के लिए बहुत इज़्ज़त है। मैं उन्हें से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए हम सबको मिलकर। अच्छा नासिर शाह साहब, ये सिंध के निगरां वज़ीर आला के लिए किनका नाम फाइनल हुआ है? क्या अपोजिशन से कोई मुशावरत की गई है? देखें, कोई नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ और लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो हम ढूंढ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वो आएंगे तो मुशावरत होगी। लेकिन इस वक्त तक कोई नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ। ये स्पेकुलेशंस हैं, ये मुख्तलिफ नाम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नाम जो है वो अभी हतमी फाइनल नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, 2018 के जो इलेक्शंस थे, इंतखाबात है, उसमें सब ये कहते रहे कि जी पीटीआई को सीटें दी गई हैं, तो इस बार सीटें किसी को दी जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन जो हैं आज़ाद आना और मुनसिफाना होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई रिगिंग नहीं हो। आपने देखा कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ये फेस करना पड़ता है। कभी आरओ इलेक्शन हो जाते हैं, कभी ये जो आरटीएस बिठाया गया वो इलेक्शन हो गए, कभी कुछ हो गए। तो हमारा तो वाज़े मौक़िफ़ है कि इलेक्शन मुनसिफाना हो,
आज़ादाना हो, ये लोगों का हक है कि वो किसको भी मुंतखब अच्छा शाह साहब, ये जो कराची है रहने के एतबार से दुनिया के चंद बदतरीन शहरों में शामिल किया गया और आलमी सतह पर यह तासुर कैसे ठीक होगा, कब तक ठीक हो सकेगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें हम जब बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि जी ये तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कराची में जो अच्छे काम हुए हैं, अगर हमारे मीडिया के दोस्त उनको भी उजागर कर दिया करें, उनको हाईलाइट कर दिया करें, तो इस तरह की बात नहीं हो। जब एक किस्म की तस्वीर दिखाई जाती है तो उसका असर जाहिर है होता है। अच्छे कामों को भी हाईलाइट किया जाता है, जहाँ तारीफ बनती तारीफ भी की जाती है। शाह साहब, अगर रहने के लिए बदतरीन शहर हो तो कराची में लोग घूमने नहीं आते, कराची में लोग सिर्फ उसको देखने नहीं आते बल्कि यहाँ बसने आते हैं। ये जो यहाँ पे आबादी का एक बहुत बड़ा दबाव है वो किस लिए है कि लोग पूरे मुल्क से यहाँ पे आकर बस रहे हैं। अगर कराची ऐसा ही शहर हो कि जो रहने के काबिल ना हो तो यहाँ की आबादी क्यों बढ़ रही है, लोग यहाँ आके क्यों रह रहे हैं? तो ये एक तासुर है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे मीडिया के दोस्त हमारी कोताहियाँ ज़रूर दिखाएं। वो जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, पानी है, गटर उबल रहे हैं, लेकिन जहाँ हमने बेहतर किया है, जो एक बड़ा हिस्सा है कराची का, उसको ज़रूर दिखाएं कि जहाँ हमने रोड बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। आप ज़रूर हमारी कोताहियाँ दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कोई अच्छाई, कोई हमारी बेहतरी ज़रूर दिखाएं। अच्छा शाह साहब, ये जो सांगी में जो कत्ल, अगवा, गुंडागर्दी का बाजार गर्म हुआ है, इस पर सिंध हुकूमत का क्लियर मौक़िफ़ क्या है? पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दिया जाएगा? देखिए, हम बहुत शदीद मज़म्मत करते हैं जो वाक़या उस दिन हुआ, इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और फिर आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने, पुलिस ने वहाँ पे एक्शन किया। वो जो उन्होंने अगवा किए थी ख़वातीन, उनको भी वापस लाए। और वो लोग जो उसमें नज़र आ रहे हैं, तस्वीर या जो क्लिप्स बने थे, उन सबको गिरफ़्तार किया है। वो आज मीडिया पे भी आ रहा है कि जो उधर नज़र आ रहा था उस दिन क्लिप में, वो लोगों ने दिखाए, पुलिस ने कि जी इनको गिरफ़्तार किया है, FIR हुई है, वहाँ पे एक्शन हुआ है और गवर्नमेंट अपनी रिट कायम किए हुए हैं और इस तरह किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ मज़ीद सख्त एक्शन लिए जाएंगे। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून को चालाकी गले पड़ गई है। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातों तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तो हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और JUIB मुस्लिम लीग नून के सामने आ गईं, जिसके बाद इंतखाबी इस्लाहाती जो तरमीमी बिल 2023 है उसकी मंजूरी कल तक मौखर करना पड़ गई है। अपोजिशन और हुकूमत की दोनों जमातों ने साफ कह दिया है कि निगरां वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की तरमीम जो है जब कमेटी में लाई ही नहीं गई थी तो अब अचानक क्यों लाई गई? फिर इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम की कॉपी अरकान को क्यों नहीं दी गई? अच्छा, ख्वाजा आसिफ के खवातीन से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स पर PTI खवातीन ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर को अल्फाज हज़फ करना पड़ गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि जो कानून साजी लाई जा रही है वो उन कुव्वतों को मौका देगी कि वो पहले से बेतौकीर पार्लियामान को मजीद बेतौकीर कर देंगे। पहले भी अरकान से बिल पड़े बगैर अंगूठे लगवाए जाते रहे और अब फिर वही काम किया जा रहा है। अरकान को तरमीम की कॉपियां तक नहीं दी गई। तरमीम के लिए एक दिन दिया जाना जरूरी है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक खान ने रज़ा रब्बानी के मौक़िफ़ की तायीद की और तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की कोई तरमीम पार्लिमानी कमेटी में जब नहीं लाई गई तो अब यहाँ कैसे लाई जा रही है? अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा, आपकी इजाज़त से मैं कुंवर साहब से शुरू करना चाहूंगी। कुंवर दिलशाद साहब, हुकूमत जो तरमीम इलेक्शन एक्ट में करने जा रही है, इसका इलेक्शन के अमल पर यकीनी तौर पे असर पड़ेगा और निगरां सेटअप तो वैसे गैर जानिबदार होता है, तो एक सियासी अशखास का निगरां सेटअप में होना और फिर इख्तियारात भी बढ़ा देना, कैसे देखते हैं आप?
देखिए, यहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो बिल पेश हो रहा है, उसकी जो चंद अहम शिकें जो हमारी नज़र से गुजरी हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और गैर जानबदार बनाने की अच्छी एक खुश आइन कदम है। इसमें पहली मरतबा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे, और वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को जो पाबंद किया गया, रिटर्निंग ऑफिसरों पर पाबंद किया गया, जो इस्लाहात आई हैं वो तो नॉर्मल इस्लाहात हैं, उसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की एक अच्छी खुश आइन कदम है। लेकिन जहाँ तक केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मामला है कि इख्तियारात दिए जाए, तो वो आर्टिकल 230 में अगर तरमीम की जाती है तो उसमें ये मामला हो रहा है कि हमें दुनिया भर के तमाम निज़ाम को हमने देखा है, दुनिया के किसी निज़ाम में भी केयर टेकर सिस्टम नहीं है। ये पाकिस्तान दुनिया का बहुत मुल्क है जहाँ केयर टेकर सिस्टम भी आता है, जब तक वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो वो अपना डे टू डे जो है वो अपने हल करता है। लेकिन बड़े बड़े मसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट को मुआहदे करना, या कुछ अब तो IMF के तहत भी आप बहुत से मुआहदे करने की पाबंद होंगे। ये कुछ चंद अगर इसकी खिलाफ दे भी दिए जाए अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, तो कोई हर्ज नहीं होता। दुनिया भर में तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ही नहीं, खुद ही इंतखाबात करवाते हैं। तो ऐसे हालात में देखते हुए कोई ऐसी खास इसमें नजर नहीं आ रहा कि आप इस पर कोई एतराज करें। इख्तियार 3 महीने 4 महीने के लिए दे भी दिए जाएंगे, और आइंदा हुकूमत जो आएगी वो उसको वेट करेगी, उसको इंडोर्स करेगी। अगर वो खिलाफ हैं तो वो उसको मनसूख कर देगी, कानून बना दे देगी, उस नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तो इसमें तो कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही कि इसकी बना पर हम ये कह सकें कि ये कोई खास जो है कोई बात होगी। लेकिन बहरहाल दे दिया जाए तो मुल्क के जो ऐसे माशी हालात जा रहे हैं, तो 3 महीने 4 महीने के लिए मंजमत तो ना करें ना मुल्क के माशी हालात को। मुझे पहले भी हमें बताया गया था कि जनाब कोई ऐसी कंपेन चलाएं जिसको आइंदा के टेकर सिस्टम का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा निज़ाम ऐसा है कि अवाम उन पर एतबार नहीं करती। जो हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर होता है और वही अगर प्राइम मिनिस्टर इंतखाब करवाएगा तो उसके खिलाफ पहले अपने एतबार की तहरीकें पेश होती हैं, तो वो क्या इंतखाब करवाएगा? हमारा सिस्टम ही बड़ा एक मामला बड़ा पेचीदा है ना। इंडिया में जाए, बांग्लादेश में जाए, दुनिया भर में जाए, वही हुकूमत इलेक्शन करवाती है। तो ये मामला बहरहाल आप चूंकि केयर टेकर सिस्टम का आइंदा हिस्सा बन गया है, तो उसमें अगर एक बड़ी अहम शर्त है, आर्टिकल 224 की अगर रूह को पढ़ा जाए, आर्टिकल 224 की रूह को पढ़ा जाए, उसमें लिखा हुआ है कि केयर टेकर सिस्टम बड़ा गैर जानबदार है, बिल्कुल उसका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहाँ इस्तेमाल किया गया तो बिल्कुल गैर जानबदार हो। उस गैर जानबदारी के लिए जो हमारी कमेटी बनेगी, पार्लियामानी कमेटी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका ये मैंडेट है कि ऐसी शख्स को बनाए या प्राइम मिनिस्टर बनाए केयर टेकर, जो कि बिल्कुल गैर जानबदार हो, और तमाम सियासी स्टेक होल्डर को उनको पर एतमाद होना चाहिए, जैसे कि हमारा माजी में। ठीक है जी, कुंवर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। उसामा गाजी को शामिल गुफ्तगू कर रही थी। उसामा गाजी साहब, ये जो पिछले 1.5 साल में इतनी तरामीम कानून साजियाँ मिनटों में हो गई, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत इतनी आम कानून साजी कर ही नहीं सकी, इजलास को मुलतवी करना पड़ गया? उसामा, असल में वो जिस तरह से ये 1.5 साल गुजारे थे बंदर बांट के साथ, ये हिस्सा आपका वो हिस्सा मेरा, अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें सबकी अपनी अपनी दौड़ नज़र आ रही है, ये भी वजह है। और फिर अब खदशात तो हैं, किसी की ख्वाहिश ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि हर सूरत जो निगरान सेटअप होगा हमारी मर्ज़ी का होगा, कम से कम वज़ीर आज़म तो उस पर तो वो कतई तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो पंजाब में निगरान सेटअप लाया गया वो उसमें ज़्यादा पसंद पीपल्स पार्टी की भी देखी गई थी। इसी तरह वो समझते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उसमें मौलाना साहब की थी। अब वो सेंटर में कहते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म हमारा था तो अब निगरान भी हमारा आएगा। अब असल में आइन में तो खुद ही इन्होंने तरमीम करके ये रखा था कि जी एक निगरान सेटअप जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। उससे मुराद ये है कि उसका काम सिर्फ होगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके, इन्हीं के खदशात होते थे। अब ये सारी तरमीम का मकसद सिर्फ ये है, ये नहीं कि कोई साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, नहीं, ऐसे इलेक्शंस हो जाएं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो, बंदा भी ऐसा आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी ज़ात को सर्व करे, सिर्फ इसी की कोशिश है। और ख़दशा इनको ये है कि जी ये सेटअप लंबा हो सकता है और शायद ये कि जी कुछ अरसा कंटिन्यू कर जाए। इनको उसमें भी एतराज़ नहीं है। एतराज़ असल ये है कि आदमी ऐसा होगा कि जब वो कंटिन्यू भी करे तो हमारी ये याशियाँ ख़त्म ना हो, हमारा प्रोटोकॉल उसी तरह रहे, हमारी से वही रहे। अगर वो 6 महीने साल तक भी सेटअप रहता है
तो वो ऐसे हो कि जिस तरह अभी आपने निगरान सेटअप देखे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो हमारी जात को सर्व करने के लिए हो, ना कि वो इलेक्शन करवाने के लिए हो। अब झगड़ा इस पर है, जोर इस पर लग रहा है कि कौन किस तरफ से आएगा, किसकी कितनी बात मानी जाएगी। फिर उसके बाद उसमें काबीना में जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा में देख तीन नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP के हिस्से आए जनाब, बाकी मौलाना साहब ले गए वज़रा। तो अब उसमें भी है कि जी ये लड़ाई इसीलिए होती है कि उसके बाद गिव एंड टेक होना होता है। आपने नोट किया कि जब भी मौलाना की स्टेटमेंट आती है किसी और पार्टी की, तो वो कोई वजीर आ गया, कोई उनके और मामलात हो गए, कोई ठेके और आ गए, तो ये उसी लिए सिर्फ हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा कुंवर साहब, ये जो अगर असम्बलियां कबल वक्त तहलील हो जाती हैं, जो कि शायद समझ भी इसी तरह आ रहा है, तो 90 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे और इंतखाब की तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, और इलेक्शन कमीशन कैसे इस अमल को आगे बढ़ाएगा? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, जो हमारे इतला के मुताबिक, वो अगर 12 अगस्त को असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है अपनी 5 साल मुद्दत पर पूरी करने पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जहाँ से हमें खबरें मिल रही हैं, तो वो अक्टूबर के पहले एतवार को इंतखाबात हो जाएंगे। यानी जो अक्टूबर का पहला हफ्ता आएगा उसमें वो इलेक्शन हो जाएंगे, और इसके जैसे हमें इत्तला मिल रही है वो अतवार का दिन होगा। अगर वो 90 दिन के दरमियान में बात आ जाती है, चंद रोज पहले असम्बलियां तहलील होती हैं, तो नवंबर के महीना जो शुरू हो जाएगा, तो नवंबर का पहला अतवार जो आएगा हफ्ते का, उसमें वो इलेक्शन हो जाएंगे। आपकी 8 नवंबर हो, 10 नवंबर होगा, 8 नवंबर ही बनता है, और इधर ही 8 अक्टूबर बन जाता है। तो ये इलेक्शन तो 90 दिन में 60 दिन हो जाएंगी, उसमें कोई अभाव नहीं है। ये हमारा मैं खुद 8 साल तक मैं रहा हूँ फेडरल सेक्रेटरी। अच्छा कुंवर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर नहीं होते, फॉर एग्जांपल हमने पंजाब के KPK में देखा, अगर ये जो निगरान सेटअप है ये तूल पकड़ लेता है, एक्सटेंड हो जाता है कुंवर साहब, तो जिम्मेदारी किस पर आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक ही सबसे बड़ा मामला आ जाता है अगर चंद महीनों के लिए अलग इलेक्शन एक्सटेंड होता है, वो होता है कि ये जो आपकी नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी का मसला पैदा हो रहा है, इसकी वजह से मुमकिन है 4-5 महीने इलेक्शन आगे तक चला जाए। क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया नई डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से आर्टिकल 51(3) के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता है कि जो लास्ट मरदमशुमारी की जो उसके नतीजे के मुताबिक मरदमशुमारी के उस पर आप हल्काबंदियाँ करवाएं। उसके लिए 4 महीने 5 महीने एक्सटेंड हो सकता है। अगर हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो इलेक्शन 60 दिन में 90 दिन में हो जाएंगे, और इसमें कोई अभाव नहीं है। मुकम्मल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, और चारों चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया है कि जी हमें आप जुडिशल ऑफिसर दे दी जाए, रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। तो वो सारे मामला तैयार हो चुके हैं। इसमें 60 दिन और 90 दिन का मामला है। अगर डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर 4-5 महीने आगे एक्सटेंड होने के इम्कान हैं। इसमें कोई अभाव नहीं है। इलेक्शन ठीक है। तो उसामा गाजी, उसामा, ये कुंवर साहब की बात से तो लग रहा है कि बस फिर एक्सटेंड हो ही जाएंगे आगे, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए जी, जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने करना है। यहाँ डॉक्टर साहबा 1.5 साल में जो हमने देखा है, आइन और कानून में उसकी गुंजाइश थी, हमने कभी सोचा था? हमने तो ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है जी आप रकम का, पैसों का इंतज़ाम करवा दें, हमारे पास नहीं है तो हम इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि उनका आइन में सिर्फ एक काम है। ये जो इलेक्शन कमीशन का अरबों रुपए का बजट है सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, कुछ और नहीं है। और आइन ये कहता है उन्होंने हर वक्त तैयार रहना है। वो ये नहीं कह सकते जी ये नहीं है, फलां नहीं है, लिख दिया 60 दिन या 90 दिन जो भी अनाउंसमेंट होगी उसके अलावा उसके हवाले से उन्होंने करवाना है। वो कहते थे रकम नहीं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जी रकम का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया हुकूमत को। साथ ही उसके बाद वो आ गए कि जी आप इसको रिव्यू में देख लें क्योंकि सिक्योरिटी भी नहीं है, और आज देख लीजिए सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है। तो बहाने तो बहुत हैं। ये मैं आपको कह सकता हूँ जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। अगर आप मेरा तज्जिया लेना चाहती हैं तो, क्योंकि मेरा तज्जिया बेस करता है पिछले 1.5 साल पर, तो उसके मुताबिक तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होना। जिन्होंने फैसले करने हैं उन्होंने जो फैसला करना है उसके मुताबिक होगा। अगर तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पूरी तरह से माइनस होते हुए नजर आते हैं कि जी कोई चांस नहीं है उनका, यानी ये नहीं कि 50% भी चांस है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये तो सीनियर अब साफ़ी भी कहते हैं तज्जियाकार के जी 30 से 35% भी फेयर इलेक्शंस हो गए तो जी वो बड़ा मसला हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए। क्योंकि जो इन्होंने बिजली का हाल कर दिया, 60 रुपये के करीब यूनिट है, कोई सोच सकता है?
गरीब आदमी की पहुंच से तो पंखा भी दूर हो गया। आटा आप देखिए कितना महंगा हो गया, कभी इतना महंगा नहीं था। चीनी, यानी हर चीज़ का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, जिसका ये कहते थे हम तो इतने कर देंगे, ये तो बड़ी महंगाई कर दी इन्होंने, और 1.5 साल में इन्होंने जो हाल कर दिया। चीनी, आटा, घी, पेट्रोल, गैस महंगी, बिजली महंगी, कौन सी चीज़ है जिन्होंने सस्ती की? और उसके बाद बेरोजगारी देखिए, तो इनका तो ये हाल है। तो आइन और कानून के मुताबिक इन्होंने नहीं चलना, उसके मुताबिक इलेक्शंस नहीं होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। फ्री एंड फेयर का आज के दिन तक तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा। तो इस वजह से बिल्कुल डिले हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है ना, वो 90 दिन में हुए। अब इनको इतनी जल्दी है तो ये फिर टाइम पूरा कर लेना 60 दिन में, ताकि इलेक्शंस हो जाएं। ठीक है कुंवर साहब, आपने उसामा गाजी को भी सुना, डिले के हवाले से भी जो वो बात कर रहे थे। दूसरी बात है, शफाफियत पर वाकई बहुत से सवालात अभी से उठाए जा रहे हैं, और ये सियासी जमातें यहाँ आकर फिर टीवी पे बता रही होती है, सियासतदान हारने वाला कभी अपनी हार नहीं मानता, वो कहता है धांधली होगी मेरे साथ, तारीखी धांधली होगी। तो शफाफियत के हवाले से क्या कहेंगे आप? शफाफियत के हवाले से जो अभी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के जो फैसले आ रहे हैं, उसमें बड़ी हद तक शफाफियत ही नजर आ रही है। उसमें हर पोलिंग स्टेशन पर बाकायदा कैमरे लगाए जाने लाजमी होंगे, और जो कैमरों की वजह से बाहर जो होंगे तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर के इसकी तमाम कार्रवाई भी देख सकेंगे, रिजल्ट भी फौरन चंद घंटों में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे। सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपकी इंतखाबी इस्लाहात हो गई है। और इलेक्शन कमीशन जो है, जो मैं अपना तजर्बा है, ये 2018 का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये 2023 का, ये बड़े पावरफुल इलेक्शन कमीशन होगा। और बाकी रह गया केयर टेकर गवर्नमेंट जो ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, तमाम केयर टेकर चारों सफाई केयर टेकर गवर्नमेंट और फेडरल वजीर आजम इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाएंगे। तमाम ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी आएगी, तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर। किसी अगर आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने वो टेम्परिंग करने की कोशिश की तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इबरत का निशाना बना देगा। ये जस्टिस वो नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमीशन है। अब हम इनको जानते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा को जो टस्का में जिन्होंने किया था, चांद दिन में चांद तारे दिखा दी, तो उसकी ठीक है कुंवर साहब, बस की कमी है। कुंवर दिलशाद साहब, उसामा गाजी, आप दोनों किसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।